नमस्कार। लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। एनसीईआरटी एमसीक्यू क्लास 7 हिस्ट्री अर्थात इतिहास विषय के संदर्भ में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अपन एमसीक्यू क्लास चला रहे थे, जिसके अंदर अपन ने 7वीं क्लास के तीसरे अध्याय की बातचीत कंप्लीट कर ली थी। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम चौथे अध्याय मुगल साम्राज्य के बारे में महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों की बातचीत करेंगे, जिसकी पीडीएफ लक्ष्मण धारा टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो लक्ष्मण धारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स तथा कमेंट सेक्शन में दिया जाएगा, या फिर आप अबाउट सेक्शन में जाकर भी टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ओके, आपका विषय जो है इतिहास है, और इसका नाम जो अध्याय है उसका नाम है मुगल साम्राज्य। इसके संदर्भ में पहले अपने नोट्स एंड जीके की क्लास हो रखी है। अगर आपने वो नोट्स एंड जीके वाली क्लास नहीं देखी है तो अभी लक्ष्मण धारा यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 7 एनसीईआरटी क्लास 7 हिस्ट्री वाली जो प्लेलिस्ट है उसको ओपन करिए, और वहाँ पे पहले नोट्स एंड जीके वाली क्लास देखिए, और उसके बाद में आप इन एमसीक्यू प्रश्नों की क्लास को देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आएंगे। चलो, पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब कौन सा कथन सत्य है वो देखना है। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाते थे। यस, ये सही बात है। मनसबदारों की नियुक्ति केवल योग्यता के आधार पर की जाती थी? नहीं, ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे। बिल्कुल, मनसबदार जो अपना वेतन है राजस्व जहां से भूमि का लिया जाता था वहीं से ही पाते थे। तो ऑप्शन 1 और 3 राइट है, इसका मतलब इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाए। ओके, अब इसकी व्याख्या देख लो कि मुगल सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाते थे। मनसबदार शब्द ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई सरकारी पद या हैसियत मिलती हो। कोई ना कोई, या तो उनको सरकारी पद मिलेगा या फिर हैसियत मिलेगी। इनकी नियुक्ति केवल योग्यता के आधार पर ही नहीं होती थी। मनसब प्रदान करना सम्राट का विशेष अधिकार था, और वह किसी को भी मनसब दे सकता। ठीक है, आगे दूसरा प्रश्न देखो। मुगल काल में शब्द किस और अंगित करता है? जब्त, यानी जो मुगल काल के अंदर जब्त शब्द हैं, जब्त, जब और त, ये किस और अंगित करता है के बारे में जानकारी बताइए। तो राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था, यस, बिल्कुल सही बात है। किसी दूसरे राज्य का संसाधन, नहीं। युद्ध में लुटे हुए सामान के लिए, नहीं। इनमें से कोई नहीं, तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और व्याख्या देख लो। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने लगभग 10 साल इसने काम किया था। 10 साल की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया, और इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर निश्चित कर राजस्व में बांटा गया, और हर फसल की राजस्व दर दिया गया, और प्रत्येक प्रांत को राजस्व मंडलों की अलग सूची बनाई गई, और राजस्व प्राप्त करने की इसी व्यवस्था को जब्त कहा गया। ठीक है ना। यह जब्त व्यवस्था गुजरात एवं बंगाल जैसे प्रांतों में लागू नहीं हुई, तो ध्यान रखना इनकी जो जब्त व्यवस्था है जो गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों के अंदर लागू नहीं की गई। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 देखिए। अकबर की सुलह की कुल के विचार पर आधारित दृष्टि में अकबर ए मदद किसने की? अकबर ए सुलह कुल की नीति जो थी उसके अंदर, ये प्रश्न थोड़ा इधर उधर हो गया कि अकबर की जो अकबर ए सुलह की नीति जो थी उसके अंदर शासन की दृष्टि बनाने में मदद किसने की? तो ध्यान रखना इसके अंदर, आपकी इसके अंदर जो मदद की है वो है अबुल फजल। अबुल फजल ने सुलह ए कुल के विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की, और शासन के इसी सिद्धांत को जहांगीर एवं शाहजहां ने भी अपनाया था। ठीक है, आगे देखो प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अकबर ने इबादत खाने में विभिन्न धार्मिक गुरुओं के साथ धर्म के मामले पर चर्चा की थी। यस, ये बात सत्य है। इबादत खाने में चर्चाओं के दौरान अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मंधानता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। और मंधानता का अर्थ क्या होता है कि किसी भी चीज़ को बगैर जाने समझे उसको एक्सेप्ट कर लेना, और धर्म के मामले में ये बहुत ज़्यादा चीज़ होती है। तो दोनों ऑप्शन राइट है, इसका मतलब आपका इसमें ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या देखो। 570 में जब अकबर
फतेहपुर सीकरी में आया था। उसने रोमन कैथोलिक के पादरियों, ज़रथुस्ट्रा धर्म के अनुयायियों, उलेमाओं, ब्राह्मणों के साथ धर्म के मामले में चर्चा शुरू की। ये चर्चाएं इबादत खाना में हुई। इन्हीं विचार विमर्शों से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मधानता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन एवं असमझ पैदा करती है। यही अनुभव अकबर को सुलह कुल का सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गया। तो ध्यान रखना, ये इसने जो धार्मिक बातें सुनी उसके बाद में ही उसने सुलह कुल यानी सर्वत्र शांति के विचार की तरफ। पांचवा क्वेश्चन देखो, अकबर के द्वारा निर्माण किस शहर में करवाया गया, यानी इबादत खाना। अकबर ने किस शहर के अंदर इबादत खाने का निर्माण कराया? तो ध्यान रखना, इबादत खाने का निर्माण इसने फतेहपुर सीकरी के अंदर कराया था। ठीक है ना, अकबर के द्वारा निर्माण, यानी निर्माण किसका? इबादत खाने का। ठीक है ना। आगे देखो, प्रश्न संख्या 6, मुगल काल से संबंधित विभिन्न विभागों एवं पदाधिकारियों के संबंध में सूची को सुमेलित कीजिए। तो इसको सूची को सुमेलित करना है, आपका छठा प्रश्न है। और छठे प्रश्न में देखो, प्रांतों के शासक, तो ये तो होते थे सूबेदार। ठीक है। और उसके बाद में प्रांतों के अधिकारी होते थे दीवान। उसके बाद में धार्मिक और ये होते थे सदर। और सेना नायक होता था फौजदार। तो ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वह क्या देख सकते हैं कि प्रशासन के प्रमुख अभिलक्षणों को अकबर ने निर्धारित किए थे। इसका विस्तृत वर्णन अबुल फजल की अकबरनामा विशेषकर आईने अकबरी में मिलता है। ठीक है, अकबरनामा और आईने अकबरी में मिलता है। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा था जिन्हें सूबा कहा जाता था। सूबे के प्रशासकों को सूबेदार कहा जाता था, जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वहन करते थे। प्रत्येक प्रांत का एक वित्तीय अधिकारी भी होता था जो दीवान कहलाता था, यानी प्रांतीय जो वित्तीय अधिकारी था वो दीवान कहलाता था। और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का सहयोग मिलता रहता था, जैसे सदर धार्मिक और धर्मांत किए जाने वाले कार्यों, और फौजदार है वो सेना नायक होता था, कोतवाल जो नगर की पुलिस का अधिकारी, और बख्शी जो सैनिक वेतन अधिकारी हुआ करता था। सातवां देखो, अकबर के शासनकाल के इतिहास से संबंधित विवरण निम्न में से किस पुस्तक के अंदर मिलता है? तो इसके अंदर से जो मिलता है वो आपकी अकबरनामा, ऑप्शन जो बी है वो राइट हो जाएगा। देखो, अबुल फजल ने अकबर के शासनकाल का इतिहास 3 जिल्दों में कंप्लीट किया। इसका शीर्षक अकबरनामा रखा। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का वर्णन मिलता है, दूसरी जिल्द के अंदर अकबर के शासनकाल का वर्णन मिलता है, और तीसरी जिल्द के अंदर आईने अकबरी है। इसके अंदर अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व, साम्राज्य की और भूगोल के बारे में जानकारी मिलती है। आगे, मुगल काल में जमींदार शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो मुगल काल के अंदर जमींदार शब्द का जो प्रयोग है वो किया जाता था किसी ग्राम के मुखिया के लिए, यस, और किसी क्षेत्र के स्थानीय सरदारों के लिए, तो यस। इसमें ऑप्शन ऑप्शन है वो सी राइट हो जाएगा। ठीक है। मुगलों की आमदनी का प्रमुख स्रोत किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। अधिकतर स्थानों पर किसान गांव के मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वह ग्राम का मुखिया हो व फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल इनके लिए जमींदार शब्द का प्रयोग करते थे। प्रश्न संख्या 9, कथन एवं कारण के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। औरंगजेब के शासनकाल में जागीरों से प्राप्त होने वाला राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम होता था। ओके। और औरंगजेब के शासनकाल में विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन की कमी तथा मिलने वाले राजस्व में गिरावट थी। तो 9वां प्रश्न है वो बिल्कुल इसमें कथन सही है लेकिन कारण गलत है। देखो, औरंगजेब के शासनकाल में जागीरों से प्राप्त होने वाला राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम होता था, यस। और जिसका कारण था मनसबदारों की संख्या में वृद्धि। यहाँ 79 के आसपास मनसबदार हो गए थे इसलिए, और इस कारण इन्हें जागीर मिलने से पहले लंबा इंतजार रखना पड़ता था तथा जागीरों की संख्या में भी कमी हो गई थी। ठीक है ना। आगे देखो, प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित कथनों कारणों पर विचार कीजिए। अकबर ने अपने शासनकाल में जागीरों का बड़ी सावधानी पूर्वक आकलन किया ताकि इन जागीरों का राजस्व मनसबदारों के वेतन के तकरीबन बराबर हो। तो 10वां जो ऑप्शन है उसके अंदर ए ऑप्शन सही होगा कि कथन और कारण दोनों सही है, और ये इसकी सही व्याख्या करता है। देखो, अकबर ने अपने शासनकाल के दौरान जागीरों का बड़ी ही सावधानी पूर्वक आंकलन किया ताकि इनका राजस्व मनसबदारों के वेतन से ज़्यादा न हो, तकरीबन वेतन के बराबर ही रहे। प्रश्न संख्या 11 देखो,
मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहा जाता, जिन्हें कहते थे जागीर। क्या ये बात सही है? 11वें प्रश्न के अंदर ये बात बिल्कुल सत्य है। मनसबदार इक्तेदारों की तरह ही अपने जागीर पर आश्रित रहते थे और उन पर प्रशासन करते थे। नहीं, ये बात गलत है। इक्तेदार वाली प्रणाली अपने तीसरे अध्याय के अंदर देखी थी, तो आप तीसरे अध्याय के नोट्स एंड एमसीक्यू क्वेश्चन देख सकते हैं कि वहाँ इसको आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? तो इसमें जो 11वां प्रश्न है, इसके अंदर आपका ऑप्शन ओनली फॉर ए राइट होगा। और देख लो, पहला कथन सत्य है, मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहा जाता था। ठीक है। कथन 2 असत्य है, मनसबदार इक्तेदारों की तरह अपनी जागीरों पर आश्रित नहीं रहते थे, न ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीर से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। ये राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। 12वां प्रश्न, मुगलकालीन मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुगलकालीन मनसबदारी व्यवस्था के अंदर निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखो, मनसबदारी मुगलों के द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था, जिसके जरिए पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। ओके। उसके बाद में सवार पद की संख्या जितनी अधिक होती थी, प्रतिष्ठा एवं वेतन उतना अधिक नहीं, ये गलत बात है। जात पद के द्वारा मनसबदारों के रखे जाने वाले घोड़ों और घुड़सवारों की संख्या तय होती थी, नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन है वो ई राइट हो जाएगा। केवल पहला कथन सत्य है, मनसबदारी मुगलों के द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था, जिसके जरिए पद, वेतन एवं अन्य सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। कथन देखो 2 और 3 असत्य है। पद एवं वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर करता था, और जात की संख्या जितनी अधिक होगी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही अधिक होगी और वेतन भी उतना ही अधिक होगा। सवार पद के द्वारा मनसबदारों द्वारा रखे जाने वाले घोड़ों और घुड़सवारों की संख्या तय होती थी। ठीक है ना? मनसबदारों के अंडर ही उनके घोड़ों और घुड़सवारों की संख्या तय होती थी। आगे 13वां प्रश्न देखो, मुगलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब मुगलों के संदर्भ में कौन से प्रश्न है उनके बारे में देखो। मुगल 2 महान शासकों के वंशज थे। ओके। मुगल माता की ओर से चीन तांग राजवंश, नहीं, ये दूसरा कथन बिल्कुल गलत है, जो कि आपने व्याख्यात्मक क्लास और नोट्स एंड जीके वाली क्लास में देखा होगा। तो इसमें ऑप्शन जो है वो केवल और केवल 13वें के अंदर मुगल 2 महान शासकों के वंशज थे। 13वां ऑप्शन जो है, मुगल 2 महान शासक वंशों, मुगल 2 महान शासक वंशों के वंशज थे। मुगल 2 महान शासक मुगल 2 महान शासकों के वंशज थे, नहीं, वंशों के वंशज थे। नहीं 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 नहीं, ये जो गलत है लाइन, पहली जो ऑप्शन दे रखा है ना, पहला ऑप्शन, मैं इसको केवल एक राइट करना पसंद कर रहा था, बट ये ऑप्शन थोड़ा सा गलत दिया हुआ है। इसका मतलब आपका डी होगा, यानी ना तो एक और ना तो दो। और इसकी व्याख्या देखो, व्याख्या में क्या बताया गया है कि मुगल 2 महान शासक वंशों के वंशज थे, और यहाँ क्या कहा गया है, मुगल 2 महान शासकों के वंशज थे। नहीं नहीं, इन दोनों में डिफरेंट है। मुगल 2 महान शासक वंशों के वंशज थे, और ये तो डायरेक्टली अगर इस ऑप्शन को देखेंगे तो डायरेक्टली उनके ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना? तो देखो, माता की ओर से चीन और मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज खान के वंश थे, और पिता की ओर से बात करें तो ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। और ये जो मंगोल थे वो ज़्यादा सपोर्ट तुर्की के आक्रमणकारी तैमूर को देते हैं, क्योंकि तैमूर ने दिल्ली के ऊपर अधिकार किया था। मुगल उत्तराधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुगल के ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास करते थे, जिसे ज्येष्ठ पुत्र ही पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। ठीक है। 14 और आगे देखो, उत्तराधिकारी में शहादत की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे। यस, वो इस प्रथा को अपनाते थे, ना कि उसको, यानी सभी इसके अंदर होता यह था कि जायदाद है वो बराबर सभी में बराबर बांट दी जाती थी, सभी में बराबर बांट दी जाती थी। ओके। तो इसके अंदर जो ऑप्शन है वो केवल केवल बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखो, मुगल ज्येष्ठ अधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत वे सहदायाद के मुगल
सहदायाद की मुगल एवं तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। 15वां क्वेश्चन देखो, औरंगजेब की सेना के विरुद्ध किसने छापामार पद्धति शुरू की? तो औरंगजेब की जो युद्ध की पद्धति है उसके अंदर कौन था? तो मराठा शासक शिवाजी। ठीक है। दक्षिण की किन दो राज्यों को औरंगजेब ने अपने क्षेत्र में मिला लिया था? तो दक्षिण के कौन से दो क्षेत्र थे जिनको अपने अंदर मिला लिया था? तो बीजापुर और गोलकुंडा। ठीक है। और ये औरंगजेब ने 1685 में बीजापुर को मिलाया था और 1687 के अंदर गोलकुंडा को अपने राज्य में मिला लिया था। औरंगजेब के किस पुत्र ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनतों का सहयोग मिला? तो कौन सा पुत्र था जिसने इसका विद्रोह किया? तो जो पुत्र था वो था अकबर। औरंगजेब के पुत्र अकबर ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, जिसमें उसको मराठा एवं दक्कन के दोनों सल्तनतों से सैन्य सहायता मिली। ये सबसे बड़ा कारण था कि जिसके बाद औरंगजेब की राजपूतों के विरुद्ध स्थिति काफ़ी कमज़ोर पड़ गई। 18वां क्वेश्चन देखो, शाहजहाँ को अंतिम दिनों में किस जगह कैद कर दिया गया? तो शाहजहाँ को अंतिम दिनों के अंदर उसको आगरा के अंदर कैद कर दिया गया था। और इसकी थोड़ी बहुत स्टोरी देख लो। शाहजहाँ जब बीमार हुआ तब उसने दारा सिक्कों को शासक नियुक्त कर दिया और कहा कि मेरी अनुपस्थिति में यही शासन का संचालन करेगा, और बाद में उससे प्रत्यक्ष रूप से उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया गया। यद्यपि यह घोषणा विविध रूप से नहीं हुई, इस कारण से शाहजहाँ के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। इसमें औरंगजेब की विजय हुई और उसने दारा सिक्कों समेत अपने तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। और औरंगजेब ने अंतिम समय में शाहजहाँ को आगरा के किले के अंदर बंद कर दिया था। ठीक है। खुर्रम किसका बेटा था? 90। खुर्रम जो था वो आपके जहांगीर का बेटा था। राजकुमार खुर्रम जहांगीर का बेटा था, जो बाद में शाहजहाँ के नाम से जाना जाता था। इसने जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में विद्रोह कर दिया और साथ ही जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहाँ को हाशिए पर ढकेलने के बहुत प्रयास किए, लेकिन वो असफल रही थी। तो यहाँ ध्यान रखना कि कौन सी जो पत्नी, क्या नाम है इसका, जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने किसको हाशिए पर धकेलने के प्रयास किए लेकिन असफल रही? तो शाहजहाँ। ठीक है। दिए गए कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़ें। राजकुमार सलीम जहांगीर की मां जोधाबाई थी। ओके। अकबर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण उसकी सत्ता लड़खड़ाई। यस, ये ऑप्शन सही, ये ऑप्शन नहीं। अकबर ने अपने शासन काल में कभी भी दक्कन का अभियान नहीं किया। नहीं, ये गलत है। तो इसमें जो ऑप्शन है वो सी राइट हो जाएगा। एक और दो। अकबर ने सर्वप्रथम कछवा राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। अकबर ने आमेर के राजा बिहारी मल यानी भारमल की ज्येष्ठ पुत्री हरखाबाई जो यानी जोधाबाई से विवाह किया। इसी राजपूत राजकुमारी से शहजादे सलीम का जन्म हुआ। शहजादे सलीम यानी जहांगीर के विद्रोह के कारण अकबर के अंतिम वर्षों के दौरान उसकी सत्ता लड़खड़ाई। अकबर के काल में दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई और उसने बराबर खान देश एवं अहमदनगर के कुछ हिस्सों में अपने राज्य में मिला लिया था। तीन कथन जो तीन है वो गलत है। 21 देखो, अकबर के सैन्य अभियानों के क्रम में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1568 में सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ पर कब्जा किया। क्या ये बात सत्य है? 21 देखो। हाँ, 1568 में सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ पर कब्जा किया। यस। उत्तर क्षेत्र के अभियान के क्रम में सफाविदों को हराकर कंधार पर कब्जा, पश्चिमी और कश्मीर को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया। यस। अकबर ने अपने सैन्य अभियानों के द्वारा पूर्व में बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा तक क्षेत्रों को मुगल साम्राज्य का अंग बनाया। यस, ये तीनों कथन इसमें सत्य है। तो ऑप्शन आपका जो है वो डी राइट हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन देखो, खानवा का युद्ध देखो कौन सा कथन है वो सुमिलित है, तो वो याद रखना है। तो 22 के अंदर देखो खानवा का जो युद्ध है ये गलत दिया हुआ है, और पानीपत का गलत दिया हुआ है। चंदेरी का युद्ध ये सही है, और 1529 में बाबर और अफगान के शासकों के बीच हुआ था घाघर का युद्ध। ये दोनों कथन सत्य है। बाकी के आप या व्याख्या में देख लो। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा इसके अंदर। 22 के अंदर ऑप्शन जो है वो सी राइट हो जाएगा। और व्याख्या देखो कि कथन 3 और 4 सही है। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। ध्यान रखना, इब्राहिम लोदी को पराजित करके वहाँ अपने शासन सत्ता स्थापित की थी। ठीक है ना। 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को हराया था। तो ये दोनों डेट्स ऊपर जो दी हुई है वो गलत है। 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच में हुए पानीपत के युद्ध के बाद बाबर में
कौन कौन क्षेत्रों पर अपना कब्जा जमाया? ये जमाया यहाँ आके फिक्स हो गया है, ये थोड़ा आप एडजस्टमेंट कर लेना। कौन कौन से क्षेत्रों के ऊपर उसने कब्जा जमाया? तो उसने कब्जा जो जमाया था दिल्ली और आगरा के अंदर जमाया था, ध्यान रखना। पानीपत के युद्ध के बाद में उसने दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में ले लिया और बाबर ने अपने आप को बादशाह घोषित कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। तो ध्यान रखना, मुगल साम्राज्य की जब नींव रखी जाती है तो बाबर ने पानीपत के युद्ध के अंदर इसको हराया था, लोधी को। ठीक है ना। 24वां क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं? कौन से कथन असत्य हैं, ध्यान रखना 24 के अंदर। मुगल अपने को मंगोल कहलाना पसंद करते थे? नहीं, वो पसंद नहीं करते थे। जो पहला ही कथन है वो आपका असत्य है। और मुगलों ने अपने वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनाकर किया, यस। और प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ में अपना चित्र बनवाया, यस, सही बात है। और व्याख्या आप देख सकते हैं कि मुगल अपने को मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृति सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित। और वहीं दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व महसूस करते थे क्योंकि उनके महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा किया था। ठीक है ना। आगे देखो 25, मुगल सम्राट बाबर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह 1494 में परगना का सिंहासन पाने में सफल हुआ था। ठीक है। और 1526 में उसने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी को हराया था। नीचे दिए गए कोड सत्य कौन से हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बाबर के सैन्य अभियानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1528 में बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ लिया था, यस, ये गलत है। 1529 में चंदेरी ने बाबर राजपूतों को हराया, नहीं, ये उल्टा सीधा हो गया, तो आपका ऑप्शन इसमें डी राइट हो जाएगा। हुमायूं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वह 1540 में खानवा की लड़ाई में शेर खान से हार गया, नहीं। ईरान शासक की मदद से उसने 1555 ईस्वी में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, यस, केवल बी राइट। अकबर का मुगल साम्राज्य के सिंहासन पर कायम होना मुगल साम्राज्य के उदय में एक युगांतकारी घटना साबित हुई। निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। अकबर का राज्य वंश संरक्षक वकील बहरम खान था। ओके। और उसने उसके सौतेले भाई मिर्जा हकीम ने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया था, यस, ये दोनों कथन सत्य है। 28 में ऑप्शन जो है आपका सी राइट हो जाएगा। शाहजहाँ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो खान जहां लोधी ने उसे शासनकाल में विद्रोह किया। उसके शासनकाल के दौरान अहमदनगर को मुगल राज्य में मिला लिया गया था। तो 29 के अंदर भी आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 30, औरंगजेब के सैन्य अभियानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 30वां देखो, यूसुफ जई विद्रोह को उसके द्वारा कौशल दिया गया। ओके। राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया। तो क्या ये दोनों बात सत्य है? 30, ये दोनों बात सत्य है। सिसोदिया राजपूतों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 31, प्रारंभ में उन्होंने मुगल आधिपत्य को स्वीकार नहीं किया, यस, ये बात सत्य है। मुगल आधिपत्य को स्वीकार करने के बाद उन्हें वतन जागीर नहीं दिया गया, यस, दिया गया था, यह कथन गलत है। तो इसमें केवल और केवल ऑप्शन ए राइट होगा। मुगल साम्राज्य की मनसबदारी प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 32, देखो, मनसबदार को रैंक और वेतन जात नाम एवं संख्यात्मक मूल्य द्वारा निर्धारित किया गया था, यस। मनसबदार को एक निर्दिष्ट संख्या या सवार घुड़सवार सेना बनाए रखने का हक होता था। तो इसमें ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, दोनों। ठीक है ना, यानी एक और दो। ठीक है, ये गलत हो गया इसमें। मुगलों की जागीरी दिल्ली सुल्तानों में किसके बराबर थी? तो मुगलों की जो जागीरी थी दिल्ली सल्तनत में जो इक्तेदार होते थे उसके बराबर थी। मुगल शासन के दौरान जहांगीर के आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अकबर के शासनकाल में जहांगीर का राजस्व मनसबदार के वेतन से कम था। ओके। औरंगजेब के शासनकाल में एकत्रित वास्तविक राजस्व अक्सर मनसबदारों के वेतन के बराबर होता था। क्या 34 में ऑप्शन राइट है दोनों? नहीं, इसने उल्टे सीधे ऑप्शन दे रखे जिसकी व्याख्या अपन ऑलरेडी पहले किसी प्रश्न में कर चुके हैं। निम्नलिखित में से किस राजस्व प्रणाली को बंदोबस्त प्रणाली के रूप में जाना जाता है? तो इसके अंदर से 35 में आपकी जो ए नंबर का ऑप्शन है, जब्ती, इसको बंदोबस्त प्रणाली के रूप में जाना जाता है। अकबरनामा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अकबरनामा
अबुल फैजी या अबुल फजल? ओके, ये अबुल फैजी नहीं है, अबुल फजल है। आईने अकबरी अकबरनामा का तीसरा खंड है, यस। तो केवल और केवल ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, यानी केवल दो। मुगल प्रशासन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुगल साम्राज्य सूबों में विभाजित था और सूबेदार द्वारा शासित होते थे। ओके, और सूबेदारों को नागरिक तथा सैन्य शक्ति दी गई थी, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें केवल और केवल ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और अकबर की प्रबुद्ध धार्मिक नीति सुलह कुल उसके दर्शन पर आधारित थी। किसके दर्शन पर आधारित थी? 38 के अंदर सार्वभौमिक शांति के ऊपर आधारित थी। तो इसलिए तो वो कहता था सर्वत्र शांति, सर्वत्र शांति। ओके, तो अपनी क्लास यही होती है एंड नेक्स्ट अपन अध्याय करें, अब बातचीत करेंगे 5वें अध्याय के बारे में, जो आपके पहले नोट्स एंड जीके की क्लास होगी और उसके बाद में एमसीक्यू की क्लास होगी। तो मिलेंगे तब तक, बाय बाय। और इसकी पीडीएफ जो है मैं अभी अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दूंगा, तो आप टेलीग्राम पे जाके लक्ष्मण धारा सर्च करोगे, बीच में बिना स्पेस दिए हुए, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना।